आदिवासियों के नाम पर जाने जाते हैं। वैसे कि वैसे हम जिस फोटो की बात कर रहे हैं, जिस स्टेचू की बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, अरे जिसका ये देश है उसको तो मूर्ति स्थापित करने से कैसे रोक सकते हो? आज राणा पुंजा भीड़ नहीं होता तो मेवाड़ नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता तो कमलेश भाई ने बोल दिया मुगलिस्तान होता, राजस्थान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। और उस देश को बचाने वाला, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाला वीर शिरोमणि क्रांतिकारी महान योद्धा आदिवासी भील कौन का? राणा पुंजा भील था। वो देश का नेता नहीं, देश का क्रांतिकारी। आज उसकी मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने फोटो देखी थी, कांति भाई और पूरी जो हमारी टीम गई थी, एक प्रस्ताव ठहराव के लिए एक छोटे से जनप्रतिनिधि से बहस कर रहे थे। कौन है भाई वो? झाबुआ जिला 244(1) के अंतर्गत आता है। यहाँ 13(3) का लागू होती है, जिसको हम रूढ़िगत बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, और उसको विधि का बल प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सरपंच के पास जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? नोट ना तुमने दिए, वोट हमने दिए। कमलेश भाई बोल के गई, सही बोल रहे थे। राणा पुंजा भील ने गद्दारी नहीं की। उस समय उनने अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने बलिदान दे दिए। उनने थोड़ा आंकड़ा कम बताया, मैं बता दूं। 1576 में जब आदिवासियों की फौज खड़ी हुई थी राणा पुंजा भील के नेतृत्व में, कम से कम 10,000 आदिवासी भील सैनिक थे। सारे के सारे युवा थे, और युवाओं के साथ में बुजुर्ग बहन बेटियां भी लड़ रही थी। उनके पास में कोई तोप नहीं थी, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास तीर कमान गोफन पाले हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, जो आज भी हमारे पास है। गैर आदिवासियों को वो चलाते नहीं आती है। और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि इसको घर में रखो, इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप को भी बचा सकता है, ये हिंदुस्तान को भी बचा सकता है आदिवासी, तो भविष्य में हमारे समाज को भी बचाएगा, यही आदिवासी बचाएगा। कल जो नागपुर में महाअधिवेशन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो भी इसी चीज को लेकर था। हम लोग बार बार बोलते हैं मंच के माध्यम से कि समाज को बचाने वाली ये अंतिम ही पीढ़ी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आज मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे क्षेत्र में हमको आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारे सामुदायिक भवन नहीं है, सरपंच हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, लेकिन काम किनका हो रहा है? 3% लोगों का। जिलाध्यक्ष उनका होता है, वही न चाहता हमारे विधायक सांसद को, उनके बड़े बड़े बंगले, और हमारा यहाँ का आदिवासी मूल निवासी जिसकी जंगल जमीन है, जिसके ये पहाड़ है, जिसके इस पहाड़ के नीचे महान खनिज संपदाएं भरी हुई है, जिसके ऊपर पूरी सरकार की निगाह है, वही व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके पलायन कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ का मालिक था वो आज मजदूर बन गया। सब की सब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? हम लोगों ने सब विफलों को बिठा दिया विधानसभा में, लोकसभा में। वो बोलते नहीं, गूंगे हैं, वो बिल्कुल रबड़ स्टंप की तरह काम करते हैं। जैसा उनका आका बोलता है वही काम वहां जाकर करते हैं। वो बोले तू उठ, तो वो बोलेंगे उठेंगे, वो बोल देंगे बैठ जाओ, तो वो करते हैं बैठ जाते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी ऐसा ही हो गया है। यदि किसी विधायक सांसद का फोन आ जाएगा तो फटाक से लेटर पेड जारी कर देंगे, FIR भी कर देंगे, जमीन दे देंगे, अलॉट कर देंगे, खदान अलॉट कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जब एक गरीब आदिवासी मजदूर व्यक्ति जाता है, या सामाजिक संगठन का व्यक्ति, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी जाता है, तो वही कर्मचारी अधिकारी, वही प्रशासन का अधिकारी, या वही जनप्रतिनिधि के दबाव की वजह से काम नहीं करता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। क्या कारण है भाई? एक व्यक्ति 500 किलोमीटर से आ रहा है। क्या कारण है राजस्थान वाले या मध्य प्रदेश की धरती में आ रहे हैं? ये कोई गढ़ है क्या? क्या कांति भाई को या झाबुआ बामनिया से चुनाव लड़ना है? क्या आनंद राय जी को इंदौर से छोड़ के यहाँ आके चुनाव लड़ना है? क्या महेश भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत देश का आदिवासी एक मंच पर आ रहा है। यदि झारखंड में कोई बड़ी घटना होती है, नीमच में कोई बड़ी घटना होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, या देश के किसी भी कोने में होती है, कोई बड़ी घटना आदिवासियों के खिलाफ होती है, तो वहां पर ये आदिवासी एकजुट रहेगा, एक मंच पर आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से आंदोलन नहीं करेगा, सशस्त्र आंदोलन भी करेगा। लेकिन अभी हमारे पास, मैं बार बार बोलता हूँ, तीर कमान नहीं, तीर कमान हमारे सांकेतिक हथियार है।
अभी हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की संविधान की प्रस्तावना को मानने वाले लोग हैं। और संविधान की प्रस्तावना बोलती है हम भारत के लोग, बोलती है उसकी सबसे पहले जो लाइन आती है वो यही बोलती है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में कोई दलित, मजदूर, चमार, भील, भिलाला, पटिया, बारेला, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं। हम भारत के लोग का बोलते हैं जब इसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं, सभी जात के लोग आ जाते हैं, सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। तो हम भारत को बनाने के लिए निकले हैं, हम हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए निकले हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को निभाने के लिए निकले, उसको बचाने के लिए निकले हैं। और यही पीढ़ी बची है जो हमारे समाज को बचा सकती है। नहीं तो गांव में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति, उसको नहीं मालूम बेटा आरक्षण क्या है, लोक पद क्या होते हैं, जनप्रतिनिधित्व का आरक्षण क्या होता है, 330 क्या है, 332 क्या है, 244 क्या है। तो हमको ये जानकारी भी देना है, साथ में समाज को जागरूक करके साथ में लेकर भी चलना है, संगठित भी रखना है। छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, कोई भील अलग हो गया, कोई भिलाला हो गया, कोई पटिया हो गया, कोई बावरेला हो गया, कोई अलाना हो गया, कोई भिलाना हो गया, कोई भीमका हो गया, कोई नीले गमछा वाला अलग हो गया, पीले वाला अलग हो गया, सफेद वाला अलग हो गया। तुरंत तुम्हारा दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम टुकड़े टुकड़े में बढ़ कर आपस में कट के मर जाओ। तो हमको ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी, संगठनवाद छोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, उपजातिवाद छोड़ना पड़ेगा, समाज को एक मंच पे लाना पड़ेगा। एक मंच पर ये सब मुद्दे बांध कर आपको एक बुलंद आवाज में समाज का नारा बुलंद करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे हम वो आका एक है, नहीं तो हम वो आका सब फेक है। ये समझ में आया? सब हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कोई राष्ट्रीय बन रहा है, कोई अंतरराष्ट्रीय बन रहा है, कोई प्रदेश का बन रहा है, समाज का कोई नहीं बन रहा है। सबको टेक चाहिए भैया और सबको मंच चाहिए। तो मंच के पीछे मत भागो।